बहुत ही अच्छे तरीके से बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं और इसके इसके लिए बिल्कुल ये मशहूर हैं। और इतना अभी इस काल में, कोरोना काल में इनकी इनकी जो सहायता हम सभी को मिली है, मैं इनके इस योगदान के लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और आज जब मेरी बात हुई, मैं तो शुरुआत में सोचा कि मैं कुछ अंकों पे इनसे बात करूंगा, अंकों सर्जरी पे बात करूंगा, बुलाऊंगा, लेकिन जब इन्होंने जाना कि नहीं यह एक रिलीजियस प्लेटफॉर्म है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मेरी जो टॉक है बहुत फेमस टॉक है, जो कि मैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे मैं दिया करता हूँ। और नॉट केवल इंडियन सिनेरियो में, बल्कि वो जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पे भी जाके, उज्बेकिस्तान और बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज में भी जा करके इन्होंने धर्म के बारे में बताया है लोगों को, और इनका लोहा मुस्लिम कंट्रीज के लोगों ने भी माना है। आज यही मेरे मेरे मित्र उपस्थित हैं अपने एक टॉपिक के साथ, मॉडर्न मेडिसिन एंड ईस्टर्न स्पिरिचुअलिज्म, लाइफ विदाउट पिल्स। मैं पूरी श्रद्धा और विनम्रता के साथ मैं डॉक्टर अंशुमन भाई को आमंत्रित करता हूँ इस मंच पर कि वो आए और अपनी बातों से हम लोगों को लाभान्वित करें। जय गुरु। अंशुमन भाई, मैं आपको बहुत सुंदर से देख पा रहा हूँ। धन्यवाद पूरे ठाकुर परिवार का, और खास करके डॉक्टर प्रेम प्रकाश, जैसा बताया इन्होंने, हम लोग बचपन के मित्र सहपाठी रहे। फिर सबकी अपनी अपनी यात्रा है, कोई किसी शहर में है, ये तो जो पूर्व निर्धारित होता है उसी का परिणाम होता है। जो आज की चर्चा का विषय है मॉडर्न मेडिसिन ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी, तो आमतौर पे मॉडर्न मेडिसिन के बारे में सभी लोग जान गए हैं, क्योंकि आप काउंटर से जाके दवा खरीदते हैं, अपनी बीमारी का इलाज खुद कर लेते हैं, डॉक्टर भी लिखता है, आप इसको आसान समझते हैं। लेकिन जो भारत का आध्यात्म है वो बहुत कम घरों में पहुंचा रहा, ये आप वाकिफ हैं। उसका डिस्टॉर्टेड फॉर्म किसी भी तरीके से आपके पास कहीं पहुंचता है, जो कि भारत का अध्यात्म नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है, हमारा शाश्वत नहीं है। स्वास्थ्य पे परिचर्चा है, इसलिए बात वहीं से शुरू करें। आमतौर पे अगर मैं कभी किसी से पूछता हूं कि आप स्वास्थ्य का मतलब क्या समझते हैं, हेल्दी का मतलब क्या समझते हैं, डॉक्टर होने के नाते जब मैं सवाल करता हूं, तो कई डॉक्टरों से भी जो जवाब आता है वो उसको पूरी तरह स्वास्थ्य की परिभाषा को नहीं बताता है। कई लोग समझते हैं एब्सेंस ऑफ डिजीज इज हेल्थ, बीमारी का नहीं होना स्वास्थ्य है। ऐसा नहीं है। आप अगर बीमार होते हैं, डॉक्टर इलाज करता है, आपको डिजीज फ्री कर देता है, स्वस्थ नहीं बना सकता है। प्रकृति स्वस्थ बना के आपको भेजती है, और उसी व्यक्ति का जो स्वस्थ है उसी कहा गया है स्वस्थ से स्वस्थ। डॉक्टर साहब की आवाज आप लोगों को मिल रही है क्या? यहाँ तो कट रही है। आवाज नहीं मिल रही है दादा। अंशुमन भाई, आवाज नहीं मिल पा रही है आपकी। संभव हो तो एक बार फिर से जुड़ने का कोशिश करें। मैंने उनको मैसेज कर दिया है, वो प्रयास कर रहे होंगे। थोड़ा हम लोग वेट करें, हो सकता है नेटवर्क कुछ इश्यू ऐसा आ गया होगा जिसकी वजह से हम लोग उनको नहीं सुन पा रहे हैं।
गैस है, उसी का कहा गया है स्वस्थ क्षणम। ये डॉक्टर की है। थोड़ा वेट करें, मैं उनसे कनेक्टेड हूँ और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वो जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ उसको फॉलो कर रहे होंगे। ये नेटवर्क की समस्या है। और जी जी, प्रेम प्रेम भाई, अभी आवाज आ रही है? हाँ भाई, आवाज आप आ रही है, आप शुरू करें। बीच में बिल्कुल से नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम लोग नहीं सुन पा रहे थे। जी शुरू करें। जी जी। तो शायद वहां से आवाज की प्रॉब्लम हुई थी, नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई थी। मैं स्वास्थ्य की परिभाषा बता रहा था कि हमारे आयुर्वेद में स्वास्थ्य के बारे में कहा गया है, सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति विधीयते। आपके दोष, आपके मल, आपके धातु सबका सम अवस्था में होना ही स्वास्थ्य है। और प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन, आपका आत्मा और इंद्रिय का प्रसन्न होना, इन सब के मिश्रण को, सबके सम अवस्था को स्वास्थ्य कहते हैं। आज कोरोना काल में देखा आपने, सब लोग कहना शुरू की इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका बताइए। उस समय भी कहता कि कोरोना में के समय सबसे ज्यादा जो मौत हुई वो इम्यूनिटी के बढ़ने से, मतलब हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स के कारण हुई। इसलिए इम्यूनिटी बढ़ानी नहीं है, इम्यूनिटी को सम अवस्था में रखनी है, होम्योस्टेसिस जिसको मेडिकल साइंस कहता है। इसी तरह से अगर हम आम भाषा में अपनी दिनचर्या में, अपने जीवनचर्या में स्वास्थ्य को रखना चाहें तो इसको 3 स्तर पे समझने की जरूरत है। बॉडी, माइंड, सोल, तीनों का सामंजस्य अगर बैठा लें आप, तो आप स्वस्थ रहेंगे, बीमारी से दूरी रहेगी। आज की हालत क्या है कि हिंदुस्तान में ऐसे घर शायद ही अब बच रहे हों जिनके घर में हर दिन कोई ना कोई दवा को घर का कोई सदस्य नहीं खा रहा हो। जैसे आमतौर पे 3-4 बीमारियां जो कॉमन हो चुकी हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और कैंसर, ये 4-5 जो टॉप की बीमारियां हैं, ये आपके आसपास जानने में, आपके घर परिवार पड़ोस में किसी न किसी को हो चुकी। क्यों हुआ ऐसा? सिर्फ इसी कारण कि सारी चीजें सम अवस्था में नहीं रही। म्यूट हो गया लगता है डॉक्टर साहब। आवाज आ रही है प्रेम भाई? जी 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 आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। जी 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 जी। तो मैं, ये जो 4-5 बीमारियां हैं, इसको आमतौर पे लाइफस्टाइल डिजीज कहा गया है, मतलब जीवन शैली संबंधित बीमारियां। और सबसे खास बात देखिए कि आमतौर पे लोग इसको जीन रिलेटेड बीमारी जो आम लोग हैं, लेकिन ये जीन संबंधित सिर्फ 5 से 10% ये बीमारियां जीन संबंधित होती, बाकी सारी ये आपके जीवन शैली संबंधित है। और उसमें सबसे खास बात आपको पता चलेगा कि इसमें सबसे ज्यादा रोल आपके वातावरण और आपके पर्सनल चॉइस, इन्हीं 2 चीजों का है। जीन से सिर्फ आपको 5 से 10% ही ऐसी बीमारी होती है। और ये बीमारी ऐसी हैं जो कि रोकना जिसको संभव है, कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और आप सोच रहे होंगे कि इस तरह के रिलीजियस प्रोग्राम में स्वास्थ्य की परिचर्चा हो रही है, आज सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी इंटरनेट पे उपलब्ध है, तो फिर इस तरह की परिचर्चा की जरूरत डॉक्टर प्रेम प्रकाश ने क्यों रखी? हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेश्च व्याधित औषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। जब आप
क्या इंटरनेट काम नहीं करेगा, आप विदेश में प्रदेश में हैं, तो विद्या मित्रम प्रवासेषु, जो आपके जानकारी में विद्या आपके पास है, ज्ञान आपके पास है, वही आपका मित्र है। भार्या मित्रम गृहेषु च, व्याधि तौषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। चाणक्य ने कहा था, पुस्तकेषु च विद्या परहस्तेषु यतद् धनम उत्पन्नेषु च कार्येषु न स विद्या न तद्धनम। पुस्तक में रखी विद्या और दूसरों के हाथ में गया धन, जरूरत पड़ने पे ये कभी काम नहीं आती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिले बने शरीरा। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं, आप तो डॉक्टर हैं, आप भी क्या मानते हैं कि क्षिति जल पावक ये 5 एलिमेंट्स को मिला देंगे तो शरीर बन जाएगा? इसका अगर व्यापक रूप आप देखें तो ये है कि इन्हीं 5 तत्वों का जहां पे इनकी उपस्थिति है, जीवन वहीं है। और इन्हीं 5 तत्वों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देखेंगे, इनकी गड़बड़ी से ही बीमारी होती है और इंसान बीमार होता है या फिर उसके लिए जाता है। पूर्वांचल में खास करके एक छठ पूजा होती है, अब तो खैर पूरे विश्व में होने लगी। छठ पूजा में इन्हीं 5 तत्वों की पूजा एक तरह से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहेंगे की जाती है। सबसे इको फ्रेंडली है। तो अगर हम इन 5 तत्वों को समझ लें तो हम बीमारी से दूर रह सकते हैं। और क्षिति जल पावक अग्नि गगन समीरा वायु, इन्हीं 5 तत्वों गड़बड़ी से एक एक करके हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे खाने की चीजें, कोई भी जितनी बीमारियों की चर्चा मैं कर रहा हूं, 35 से 40% इसका कारण आपका आहार है, जो आप खाते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे तो भूख की तृप्ति के लिए, या तो अपने शौक के लिए, या तो किसी व्यसन के तहत। यही आपकी बीमारी का कारण है। तो पहले क्षिति पे बात करते हैं। कोई भी हमारे खाने की चीज कहीं ना कहीं मिट्टी से ही निकल के आती है। क्षिति की बात जब करते हैं, हमारे शिव पुराण में भी कहा गया है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्यम सिद्धर्दम भिक्षाम दे च पार्वती। भगवान शिव भिक्षा के लिए गए हैं, उनको अन्न दिया गया है। लेकिन आज हिंदुस्तान में घरों में खाने का स्टाइल क्या हो गया, स्टेटस सिंबल क्या हो गया, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, इस तरह का खाना आपका कॉमन हो गया है। ये हमारे भारतीय संस्कृति का खाना नहीं है। इसको कहा गया था जंक फूड। जंक मेल जैसे समझते हैं आप, कचड़ा जो होता है जिसकी जरूरत हमें नहीं है। जब ये जंक कहा गया तो इसको आप पेट में क्यों डाल रहे हैं, कचड़े को? और फास्ट फूड, ऐसी क्या जल्दी है कि आपका फूड भी फास्ट होने लगे? तो इसको आप अपने जीवन शैली से, अपने जीवन से, आज से समझ लें। इसकी विस्तृत आप साइंटिफिक एविडेंस देखेंगे तो इससे सिर्फ आपको बीमारी होगी, फायदा कुछ नहीं होगा। और मॉडर्न मेडिसिन अब माना कि एसिडिक फूड खाने से, फैटी फूड खाने से एसिडिटी, हार्टबर्न, हार्ट डिजीज और कैंसर होता है। हमारे श्रीमद् भगवत गीता में 17वें अध्याय में 9वें श्लोक में लिखा हुआ है, कटु अम्ल लवण तीक्ष्ण रुक्ष्ण विदाहिनी आहार राज ससेष्ट दुख शोकमया प्रदा। बहुत कड़वा, बहुत तीखा, बहुत रूखा, बहुत सूखा खाना खाने से दुख और शोक की प्राप्ति होती है। तो इन्हीं चीजों को मेडिकल साइंस रिसर्च करता है। री मतलब दोबारा, सर्च मतलब ढूंढना। तो ये मतलब पहले कहीं लिखा हुआ तो उसको हम दोबारा ढूंढ के निकालते हैं, ढूंढ के निकाल के इसको साबित करते हैं, वही हम आपके लिए लेके आते हैं। तो अपने शास्त्रों संस्कृति को देखेंगे। चाणक्य ने कहा था, भोजन भोजन शक्ति चरति शक्ति वीरांगना विभुवो दान शक्ति चनालपस्य तपसा फलम। किसी व्यक्ति को शुद्ध भोजन मिल जाए, भोजन पचाने की शक्ति मिल जाए, अपनी स्त्री को खुश रखने की शक्ति मिल जाए, किसी छोटी तपस्या का फल नहीं है। खास करके अब जब देखेंगे कि शुद्ध भारतीय भोजन में व्यंजन की विविधताएं इतनी हैं कि अगर नॉर्थ से साउथ चले जाएं, ईस्ट से वेस्ट चले जाएं, अनेक राज्य के अनेक भोजन, अनेक विविधताओं का भोजन इतना सारा है कि जिसको आप स्वस्थ खाना कह सकते हैं। तो फिर उसको छोड़ के पाश्चात्य जीवन शैली के खाने में जाने की जरूरत ऐसी नहीं थी। अब खाना कब खाना है, भूख पे बड़ी बात होती है। एक बार मुझे एक सत्संग में नेपाल बुलाया गया था, वहां पे उन्होंने अगले दिन के लिए कहा कि सिर्फ भूख पे आप चर्चा कीजिए। मैं उसका छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। आमतौर पे भूख और वासना में अंतर लोगों को नहीं पता है। लोग समझते हैं भूख लग रहे हैं, लेकिन भूख और वासना में अंतर है, हंगर एंड लस्ट। वासना आप किसी भी तरीके की
खिंचाव में करते हैं। जैसे आप कहीं से गुजर रहे थे, समोसे की खुशबू आई, रुक गई, एक समोसा खा लिया, उसमें आपको भूख नहीं थी, ये ओवर ईटिंग हो गई आपकी। पिज्जा की खुशबू आई, एक टुकड़ा पिज्जा का खा लिया, ओवर ईटिंग हो गई। भूख अगर सही लगी है तो ब्रेन हमारा सिग्नल देता है और आपको उसमें जो भी खाना मिलेगा आप खाएंगे। और इसको साधारण भाषा में मैं समझाऊं, भूख न देखे जूठी भात, नींद न देखे टूटी खाट, इश्क न देखे जात को जात। तो अगर ऐसी भूख लग रही है तो वाकई आपकी भूख लगी है, तभी आप खाना खाएं, अन्यथा खाना ना खाएं। ओवर ईटिंग होगी, ओवर ईटिंग से मोटापा होगा, मोटापा से हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां आप खरीदते हैं। शुद्ध भारतीय भोजन की बार बार मैं चर्चा जो कर रहा हूं, शुद्ध भारतीय भोजन में ज्यादा फाइबर है, एंटी कैंसर होता है, हरी सब्जी एवं फल एंटी कैंसर है। हल्दी की बड़ी चर्चा आपने सुनी होगी, एंटी कैंसर है, उस पर रिसर्च का पेपर मेरा इंटरनेशनल भी पब्लिश हुआ है। अजवाइन, लौंग, अदरक, लहसुन आयुर्वेद में हमारा औषधि के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। और आपने देखा कि हिंदुस्तान के खाने में इन चीजों का रेगुलर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन किसी भी वेस्टर्न फूड में आप इन चीजों का इस्तेमाल नहीं देखेंगे। तो शुद्ध भारतीय भोजन अगर करेंगे तो आपको इसी तरह से स्वस्थ रखने में आपका भोजन ही आपकी मदद करता है। क्षिति के बाद मैं आता हूं जल पे। जल ग्रहण कहा जाता है, पानी निशुल्क था, फ्री था, शुद्ध होता था, प्योर होता था, आज नहीं है। डिटॉक्सिफाइंग, विष रहित करता था आपको शरीर। जब हम कोई भी खाना खाते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, पाचन होता है, जरूरत की चीजें बॉडी रख लेती है, बेजरूरत चीजें या उसका विकार निकालने के लिए आपका मल मूत्र यही रास्ता होता है। तो अगर पूरा एडिक्वेट अमाउंट पानी का आप लेंगे तो उसके साथ ये टॉक्सिन्स आपके पेशाब के रास्ते निकल जाते हैं, पसीने के रास्ते निकल जाते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है कि आप अपने वजन का 1/20वां हिस्सा पानी ले लें। मतलब 60 किलो का व्यक्ति अगर 3 लीटर कम से कम दिन में पानी पीता है तो उसके टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाते हैं। 80 किलो का आदमी 4 लीटर पानी पी ले। लेकिन शुद्ध निशुल्क पानी जो मिलता था आज तो नहीं मिलता है। बहुत साल हो गए, मैं दिल्ली में रहता हूं। पैदाइशी परवरिश में मेरा गंगा के तट पे पैदा हुआ था, गंगा के तट पे परवरिश हुई, गौशाला था, हरी भरी जगह, बागीचा, सारा कुछ था। एक बार मैं कहीं से लौट रहा था, मेरी फ्लाइट दिल्ली लैंड करने वाली थी। मैं ढूंढ रहा था कि दिल्ली में मेरा घर कहाँ पे होगा, कौन सा होगा। तो मुझे सिर्फ कंक्रीट जंगल दिखा, बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग और टिमटिमाती बत्तियां, न कहीं हरियाली, न कहीं कोई पानी, नदी, तालाब। उसी पे मैंने एक रचना लिखी थी। हालांकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, साहित्य एक भावना के तहत मैं कभी कभी लिखता हूँ। उसी की 4 पंक्तियां थी। पत्थरों के इस शहर में एक पत्थर था मेरा। दिल्ली को मैंने कहा था पत्थर का शहर। पत्थरों के इस शहर में पत्थरों के इस शहर में एक पत्थर था मेरा, ना थी गैया, ना था बछड़ा, ना था बागीचा मेरा। क्षीर बंद था, दूध पैकेट में है। क्षीर बंद था, नीर बंद था, नीर पानी बोतल में है। क्षीर बंद था, नीर बंद था, और बंद किस्मत मेरा, ना थी हरियाली यहां, ना था वो दरिया मेरा, ना था वो दरिया मेरा। पानी पीने का समुचित समय कब है? सुबह जगने के बाद आप शौच क्रिया करके 2 गिलास पानी सुबह पी लें। स्नान से पहले पानी पिएं। दोपहर के खाने के बाद खाने से पहले पानी पिए। खाने के 2 घंटे बाद तक पानी ना पिए, ताकि आपके डाइजेशन में डाइजेस्टिव जूसेस जो काम कर रहा है वो करता रहे। सूर्यास्त के समय पानी पिए और सोने से पहले जरूर पानी पिए। आधा पेट भोजन करें, 1/4 पानी के लिए जगह छोड़ें, और 1/4 जो चर्निंग प्रोसेस, भोजन के पाचन की क्रिया हो रही, उससे जो हवा बनती है, गैस बनती है, उसको निकलने के लिए जगह छोड़ें। दूसरा, जो खाने और पीने में व्यसन के तौर पे ऐड किया गया, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, शराब, ये सब बीमारी का एक मेन कारण हुआ। और उसको स्टेटस सिंबल, स्टाइल सिंबल, स्टैचर सिंबल मान के लोगों ने अपने जीवन में उतारा। इनसे दूरी बनाए रखनी सबको पता है, लेकिन मानते नहीं है। उसको मानना है और इनसे बचना है। तो क्षिति जल को अगर समराइज करें तो खाना पीना क्या है?
शुद्ध भारतीय भोजन, फल, हरी सब्जियां, खा ना फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, पी ना शराब, सिगरेट, धूम्रपान, इन चीजों से अपनी दूरी बनानी है। आज एक मोटापा बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। मोटापा अपने में एक बीमारी है और आप देख ही रहे हैं कि बच्चा जब होता है स्ट्रेट चलता है, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो उसका उत्तर प्रदेश यहां से खाली हो जाता है, इसको मैं उत्तर प्रदेश कहता हूं। मध्य प्रदेश पेट का हिस्सा जो है बड़ा होने लगता है और दक्षिण प्रदेश उसका घुटना लड़खड़ाने लगता है, इसलिए घुटने का ऑपरेशन आजकल कॉमन होता जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? दिनचर्या आपकी बदल गई। दिनचर्या खास करके मेट्रो सिटी में हो गई है 3M की दिनचर्या। मतलब कंपास, आपकी लाइफ का कंपास सुबह घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और इसके अलावा कभी किसी को रिलैक्स होना है तो कॉन्सेप्ट ऑफ 3M उनके जीवन में है। मूवी, मॉल, मदिरा, 3 ही एम है जीवन में जिससे समझते हैं रिलैक्स हो जाएंगे। इसी कारण इस तरह की समस्या उनके जीवन में आई। नियमित व्यायाम बहुत जरूरी है। जिम जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी ऐसे तरीके का व्यायाम करें जिससे जो बॉडी का टॉक्सिन्स बन रहा है वो निकलने में मदद हो। इसको साधारण तरीके से मैं समझा देता हूं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ईश्वर ने अंदर पहुंचाने के लिए एक ही रास्ता दिया, आपका मुंह। खाना पीना जो भी आपको शरीर के अंदर तक पहुंचाना है, मुंह एक रास्ता है। डॉक्टर के पास बहुत सारे रास्ते, हम लोग नस से भी पानी चढ़ा देते हैं, कैसे भी पहुंचा देते हैं, लेकिन नेचुरल तरीका एक ही है, मुंह से। खाना पानी या जो भी पोषक तत्व आप पहुंचाते हैं, उसको पाचन के बाद जो विकार बनता है उसको निकालने के लिए 4 रास्ते दिए गए आपको: मल, मूत्र, पसीना और श्वास, श्वास क्रिया। तो कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे मल मूत्र तो आप कर लेते हैं, जिससे आपको पसीना आए और श्वास क्रिया तेज रहे, मतलब प्राणायाम इस तरह की, जिससे आप टॉक्सिन्स अपने श्वास के साथ बाहर निकाल सकें। आपके जीवन में मोबाइल एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है जो बीमारी का कारण है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जिस तरह से मोबाइल आज आपके जीवन के में शामिल है और जिसके कारण आपकी नींद से लेकर सारी चीजें डिस्टर्ब होती है, इरिटेबिलिटी, हेडेक, इंसोम्निया, नींद की कमी। और देखा जा रहा है मोबाइल को जो तकिए के नीचे लगा के सोते हैं, पूरे टाइम मोबाइल पे लगे रहते हैं, बहुत लंबा इस्तेमाल करते हैं, तो रेडिएशन वेव के कारण ब्रेन ट्यूमर का चांस बढ़ रहा है। इसलिए चलते में मैं जरूर मोबाइल की चर्चा कहूंगा कि मोबाइल। दूसरा, प्लास्टिक का इस्तेमाल। प्लास्टिक के इस्तेमाल से अनेक बीमारियां हो रही है, जिसका कारण है बिसफॉस्फोनेल ए और थैलेट्स, 2 केमिकल है जिसके कारण बांझपन, जिसमें स्पर्म की कमी पुरुषों में, महिलाओं में थायराइड की कमी, और बहुत लंबे समय के प्लास्टिक के इस्तेमाल से कैंसर जैसी बीमारियां भी हो रही है। इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर जो हमारे खाने में डाला जा रहा है, जितना हो सके कोशिश करें कि सोर्स जहां से आप ले रहे हैं सब्जियां, फल, फूल, इंसेक्टिसाइड या आर्टिफिशियल केमिकल ये ना हो तो बेहतर हो। पावक में, अग्नि में स्ट्रेस, तनाव या ये आपके जीवन का एक हिस्सा बन के रह गया और आप मान ले चुके हैं कि तनाव जीवन का हिस्सा रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। आज तनाव का मेन कारण है आप पूछ में अटक गए हैं। मतलब कहीं जाते हैं, आपको लोग कैसे पूछते हैं, कैसे इज्जत करते हैं, या पूछ, आपका अहंकार। भैंस निकल जाती है, उसकी पूंछ वहां लटक जाती है। आप कहीं फंक्शन में गए, पार्टी में गए, आपकी पूंछ वहीं रुक गई कि मेरे साथ ऐसा क्यों बोला गया, ये क्यों किया गया, मुझे इज्जत कम मिली, उन दूसरे को इज्जत ज्यादा मिली। या महिलाओं में होता है, साड़ी में, गहने में, ज्वेलरी में, इस पूंछ में हम अटके रहते हैं। ये हमारे स्वच्छंद, उन्मुक्त और तनाव रहित जीवन के लिए सबसे बड़ी जो समस्या बनी, यही बनी। दूसरा जो स्ट्रेस का कारण है, भय। हर समय फियर फैक्टर, आपके जीवन में भय लगा हुआ किसी चीज का, भविष्य में क्या होगा, जीवन का, किसी न किसी बच्चों का इनसिक्योरिटी, फियर फैक्टर। 3 स्थिति में आप जी सकते हैं: भय की स्थिति, निर्भय की स्थिति और अभय की स्थिति। भय की स्थिति में आज अधिकतम मनुष्य जी रहा है। निर्भय की स्थिति में जैसे जो बहुत ही ज्यादा
ओवर करेजियस हैं, मतलब कुछ भी करने में नहीं डरते हैं, जैसे क्रिमिनल्स होते हैं निर्भय की स्थिति में। और एक स्थिति आपकी हो सकती है अभय की स्थिति, न तो भयभीत हैं न तो इतना ज्यादा निर्भीक हैं कि कोई भी काम गलत काम करने में डरते नहीं है। मतलब ये समन्वय कैसे संभव हो सकता है मैं आगे बताऊंगा। इंसान के जीवन से हंसना, जो नॉर्मल लाफ है, मुस्कुराना, ये खत्म हो चुका है। और हर चीज में, तनाव में उसके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी बातें चलती रहती हैं कि नॉर्मल हंसना, एक कहा जाता है लाफ्टर इज ए मेडिसिन, और ओशो ने कहा था हंसना एक महा औषधि है। लाफ्टर इज ए मेगा मेडिसिन, मेजर मेडिसिन। उससे भी लोग दूर जा रहे हैं। इस जगह हमारे शास्त्रों में लिखा है, अर्था भवंती गच्छन्ति लभ्यते च पुनः 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 कदापि नायति गतम तु नौयोबनम। अर्थ मतलब धन। आजकल अधिकतम लोग इसके कारण बहुत तनाव में हैं। उसके लिए कहा गया अर्था भवंती गच्छन्ति, धन आएगा चला जाएगा, लभ्यते च पुनः पुनः, दोबारा प्राप्त कर लेंगे, पुनः कदापि न आयति, दोबारा कभी नहीं आएगा, गतम तो नौयोबनम, जो जीवन आपको मिला है अगर ये चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। हंसने के देखिए व्यक्तिगत फायदे क्या हैं। ये जो हेड नेक एरिया है, इसका कोई डंबल, कोई जिम, कोई ट्रेडमिल नहीं आता जिससे आप इसकी एक्सरसाइज कर सकें। जब आप हंसते हैं, खुल के हंसते हैं, तो यहाँ की मांसपेशियों की एक्सरसाइज होती है, चेहरे पे झुर्रियां देर से आती है, और केमिकल रिलेटेड एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, इस तरह के जो केमिकल हैं सेक्रेट होते हैं, जो एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है, न्यूरोलॉजी के जर्नल में पब्लिश हो चुका है। इसके सामाजिक फायदे हैं और पारंपरिक फायदे कहा जाता है। जहां हंसी खुशी का माहौल होता है वहां धन धान्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और बहुत ही एक प्रोस्पेरिटी का माहौल रहता है। तो एक बार आप कोशिश कीजिए कि अपने घर में, अपने ऑफिस में एक हंसी खुशी का माहौल रख के देखिए, अगर आपको होता है। लेकिन लाफ्टर क्लब जैसे दिल्ली में चलता है कि लोग पार्क में जमा होते हैं, 6:50 से लेकर 7 बजे तक हंसते हैं, वो आर्टिफिशियल हंसी, और उसको चले जाते हैं 23 घंटे 50 मिनट बिल्कुल सीरियस रहते हैं, वैसे हंसने का कोई फायदा नहीं है। स्पॉन्टेनियस होइए लाइफ में, जब हंसी आए, जब अच्छा लगे तभी करें। लव योरसेल्फ, अपने आप से मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए, अपने आप से कीजिए। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। जब अपने आप से आप प्यार करने लगेंगे तब जाके आपके अंदर ये चीज डेवलप होगी, एक ऑरा डेवलप होगा, फिर दूसरे लोग भी आपको प्यार करेंगे। डेवलप हॉबी। हॉबी को कहा जाता है स्पेयर टाइम एक्टिविटी, कुछ भी है, गार्डनिंग, सोसाइटी की क्लीनिंग, हेल्प अदर्स, कहीं अस्पताल चले जाएं, वहां मरीजों के साथ बैठें, बातचीत करें, जरा देखें उनकी क्या समस्या है। कोई जरूरी नहीं डॉक्टर होना है तभी आप किसी की मदद करते, कुछ भी आप एक हॉबी डेवलप करें। और एक मैं हर समय कहता हूं, यात्रा, एक यात्रा तय कीजिए, सेल्फ टू नॉन सेल्फ। जिस समय आप सेल्फ टू नॉन सेल्फ की यात्रा कर लेंगे, उसी समय आपका सैड, सेल्फ पिटी, सेल्फ डाउट, सेल्फिशनेस, ये सारी चीजें आपके जीवन से चली जाएंगी। और कहा गया है द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ, टू लूज योर सेल्फ इन सर्विस ऑफ अदर्स। दूसरी की कोई मदद अगर करेंगे तो आप एक इस तरह से अपने आप को समझ पाएंगे और अपने आप को जी पाएंगे। सोशल, जैसे हमारे प्रेम भाई हैं, इस तरह से जो आपके दिल के करीब हों, ऐसे मित्रों से मिलें, बट नेवर सीक अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। दूसरों से अप्रूवल की जरूरत नहीं है कि आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अपने आप से पूछिए कि आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉरगिवनेस छोड़िए, फॉरगिवनेस मतलब क्षमा दीजिए। कहा गया क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। क्षमा उसी को शोभा देती। आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल का मैक्सिमम समस्याओं का कारण, जो आपके जीवन में समस्याएं आती है, तुरंत किसी चीज पे रिएक्ट करने से होती है। तो आत्म संयम करें, तुरंत रिएक्ट ना करें। थोड़ी देर बाद हो सकता है आपको समस्या लगेगी नहीं, आप रिएक्ट ना करें। रिएक्ट करने से समस्या पैदा होगी। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण, सोने से पहले आप अपने पूरे दिन की एक रूटीन डायरी जैसी चीज करके आप आत्मविश्लेषण करें कि आज आपने क्या गलत किया, क्या सही किया। जिसको सही किया उसको तो भूल जाइए, जिसको गलत किया उसको आप उतार लीजिए कि अगली बार से ये गलती ना हो। लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जीने की तरकीब है
माइंडफुलनेस। मतलब आज आप स्थित हो जाएं, स्वास्थ्य की परिभाषा है स्व में स्थित होने को स्वास्थ्य कहते हैं। तो आज आप वर्तमान में अपने में स्थित हो जाएं, यही आपके स्वास्थ्य की परिभाषा है। आमतौर पे क्या होता है, हम अतीत के लिए कृप करते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, या भविष्य की चिंता में रहते हैं कि भविष्य आने वाला है, क्या होगा। वर्तमान है क्या? भविष्य के गर्भ से निकलकर अतीत के गर्भ तक जाने की दशा को वर्तमान कहते हैं। जब भी आप जिस मोमेंट आप सोच रहे होंगे भविष्य कैसा होगा, भविष्य आपके सामने आएगा, वर्तमान की स्थिति में पहुंचेगा और अतीत हो जाएगा, आपके सामने से समय निकल जाएगा। लोग कहते हैं समय बीतता हूं, मैं कहता हूं इंसान बीतता है। वक्त तो वहीं खड़ा है। आज जो किसी के लिए प्रेजेंट है, किसी के लिए पास्ट हो चुका है, और हमारे नीचे के जनरेशन के लिए फ्यूचर होने वाला है। इसलिए समय नहीं बीतता है, समय वहीं खड़ा है, वक्त वहीं खड़ा है। इंसान बीतता है, हम बीतते हैं, समय नहीं बीतता है। एक कॉन्सेप्ट है जो 100 साल से ऊपर जहां जहां लोग पूरे विश्व में जीते हैं, जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा होती, जहां अधिकतम लोगों की, वो 6 जगह है जिसको ब्लू जोन ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। उसमें टॉप पे लिस्ट में है एक ओकिनावा। एक जापान में एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है ओकिनावा। वहां पे 100 से ऊपर अधिकतम लोग हैं, 137 साल 140 साल के लोग अभी भी जीवित हैं और बीमार नहीं हैं। मतलब विदाउट पिल्स उनकी लाइफ है। इसीलिए मैं कहता हूं लाइफ विदाउट पिल्स, बिना गोलियों के स्वस्थ हैं। तो उन पे जब रिसर्च किया गया, देखा गया उनका एक कॉन्सेप्ट है इकिगाई। उन्होंने प्रोफेशन, पैशन, मिशन, वोकेशन इसको एक बना दिया है। मतलब जो करते हैं उसको अच्छे से करते हैं, एंजॉय करके करते हैं और उसको जीने लगते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है उनका, वही उनको इकिगाई देता है, जो जापानीज लैंग्वेज में है खुशी और सबका एक जगह समावेश करना। अगर आप भी अपने जीवन में इसको उतारें तो एक हैप्पीनेस मोमेंट आएगा और आप स्वस्थ रहेंगे। हर समय ईस्ट वर्सेस वेस्ट की बात होती है। मॉडर्न मेडिसिन हमारा वेस्ट का है और हमारा अध्यात्म ईस्ट का है। पश्चिम से आपको ज्ञान मिलता है, विज्ञान मिलता है, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट क्या है, पश्चिम में, वेस्टर्न वर्ल्ड में सुसाइड, आत्महत्या बहुत ज्यादा है। क्योंकि उसके बाद उनको फ्रस्ट्रेशन होता है। जब ज्ञान, विज्ञान और सारे कंफर्ट मिल जाते हैं तो उनको लगता है व्हाट नेक्स्ट। तो सुसाइडल टेंडेंसी वहां बहुत ज्यादा है। पूरब में, हमारे संस्कृति में आपको परम ज्ञान, आत्म क्रांति और आत्म साधना मिलती है। तो वेस्ट के ज्ञान विज्ञान को लें और पूरब के, अपने भारत के परम ज्ञान, आत्म क्रांति और आत्म साधना को मिलाएं, आप देखेंगे आपका जीवन बेहतर और ज्यादा सुखी हो जाएगा। प्राणायाम का वैदिक जो है, कहा जाता है कि कुंडलिनी है, सहस्त्र चक्र है, ईदा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है। इसका डिटेल अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, हमारे मेडिकल साइंस से आप समझेंगे तो सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड मोटर नर्वस सिस्टम स्पाइन में है। वही हमारे पूरे शरीर को, हार्ट को, रेस्पिरेशन को, सबको कंट्रोल कर रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और हमारे शास्त्रों में कहा गया कुंडलिनी और नाड़ी, इन सब के कंट्रोल से हम स्वस्थ रहते हैं और इसी प्राणायाम में इसी को हम कंट्रोल करते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? आमतौर पे इंसान 3 स्थिति में जीता है। आसक्ति की स्थिति, जिसको अटैचमेंट कहते हैं। मैक्सिमम लोग, हम लोग जो गृहस्थ जीवन में है, आसक्ति में रहते हैं कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये मेरा छूट ना जाए, ये मेरा चला ना जाए, इसका नुकसान ना हो जाए, क्षति ना हो जाए। एक अनासक्ति की स्थिति होती है, विरक्ति की स्थिति होती है, अटैचमेंट। कुछ भगवतधारी लोग क्लेम करते हैं कि विरक्ति की स्थिति में आ गए, उनको किसी चीज से अटैचमेंट नहीं है। वो दूसरा एक नेगेटिव इसका फॉर्म है। एक स्थिति आपकी हो सकती है अनासक्त का भाव, अनअटैचमेंट। अभी आप जहां हैं वहां पे अटैच्ड हैं, वहां पे आपने काम किया, जब यहां से चले गए तो यहां से क्लिंगिंग खत्म हो गई आपकी। अनअटैचमेंट, अनासक्त का भाव। ये कैसे संभव है? इसका एक फॉर्मूला देता हूं। अनासक्त का भाव संभव है, फॉर्मूला है GOD, गॉड, भगवान वाला गॉड नहीं। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑर्गेनाइजर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। अपने स्वयं के जनरेटर बने सुबह जगने के बाद। बी ब्रह्मा ऑफ योरसेल्फ। ब्रह्मा को कहा गया सृष्टि का रचयिता। आप पूरे दिन की
परिकल्पना करके रचयिता बने और उसका सुबह तय कर लें कि आज पूरे दिन हमें क्या करना है। दिन में आप विष्णु बने, ऑर्गेनाइजर। आप समुद्र की लहरें आएगी, बहुत सारे परेशानियां आएंगी आपको तंग करने के लिए, शेषनाग फन मारेगा, आपके दोस्त हो सकते हैं तंग करें, आप विष्णु की तरह शांत भाव से उसको पालन करते रहें जो सुबह ब्रह्मा बन के आपने डिसाइड किया था। और शाम को डिस्ट्रॉयर, संहारक, जितने जेलस, एंजाइटी, स्ट्रेस जनरेट हुआ है घर जाने के पहले इसको डिस्ट्रॉय करके तब घर पहुंचे। अगर ये आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप एक अनासक्त के भाव में जीना शुरू कर सकते हैं। अब संक्षेप कर देता हूं कि क्या करना है फॉर योर बॉडी। जो यम नियम आसन हमारे अष्टांग योग का है, और महर्षि पतंजलि ने कहा था कि अगर अष्टांग योग का पालन करते हैं तो योग की परिभाषा है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है। इसमें बॉडी के लिए यम नियम आसन क्या डूज डोंट है। डूज में है शुद्ध भारतीय भोजन, स्वच्छ जल, व्यायाम, नींद और साफ सफाई, हाइजीन। डोंट डू फास्ट फूड, टोबैको, अल्कोहल, सीडेंट्री लाइफ एंड स्ट्रेस। माइंड के लिए जिसको हम प्राणायाम, प्रत्याहार, डेवलप पॉजिटिव इमोशन, मेडिटेशन करें, अच्छी नींद लें, सोशल जो मैंने कहा समाज में मदद करें, लोगों को हेल्प करें, निगेटिव इमोशन से बचें, जेलसी, एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इससे बचना है। सोल के लिए धारणा, ध्यान, समाधि, कनेक्ट योरसेल्फ टू सुपर पावर। मैं डॉक्टर हूं, मुझे नहीं मालूम भगवान है या नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि सुपर पावर है और वो हर जगह है। उसके लिए आपको किसी खास जगह जाने की जरूरत नहीं है। एक चीज के लिए अपने गांठ बांध लीजिए सोल के लिए, रिमेंबर यू आर आंसरेबल टू योरसेल्फ एट द एंड ऑफ योर लाइफ। आप जीवन के अंतिम समय में अगर अपने आप को जवाब देने के लायक रहें, अगर ऐसा काम आप आज कर रहे हैं तो आप सही काम कर रहे हैं। उस समय ना कोई आपसे पूछने आएगा ना आप उसका जवाब देने के काबिल होंगे। अगर ये कर लेते हैं तो आप अष्टांग योग के 8 अंग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इसका पालन करते हैं और स्थिति आ जाती है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, जिसको हम कहते हैं अनासक्त की स्थिति। और लोग कहते हैं बहुत सारी जरूरतें हैं, मैं कहता हूं मन, इंसान की जरूरतें बहुत कम हैं। मन की शांति, सुपाच्य भोजन और चैन की नींद, बाकी की मेहनत और मुशक्कत दिखावे के सामर्थ्य को इकट्ठा करने में जाया करते हैं। जरूरतें बहुत कम हैं, जिंदगी बहुत सीमित, इसलिए इसको अगर करेंगे तो आपको सच्चित आनंद, एब्सोल्यूट ब्लिस, एब्सोल्यूट ट्रुथ, एब्सोल्यूट जॉय की प्राप्ति होगी। और ये जब कर लेंगे तो निश्चित है कि आप स्वस्थ होंगे। और आखिरी स्लाइड, आखिरी बात एक मैं कविता कह के सुना देता हूं, जो आप अपने जीवन में इसका कुछ अगर उतार लें तो आपके जीवन को एक अच्छा रास्ता मिलेगा और अच्छी मंजिल मिलेगी। इंसान की समस्या है कि जो उसके पास होता है उसको पसंद नहीं होता है या उससे संतुष्ट नहीं होता है, कुछ और पाने की लालसा में रहता है। इसी पे मैंने लिखा था, जो मिल जाए वो मिट्टी है, जो पा न सके वो सोना है, निर्मल मन हो जा रे मानस, सब कुछ एक दिन खोना है। माया और प्रपंच भवर में निर्भर किस पर होना है, कर सको कुछ कर ले बंधु, नित दिन तेरा रोना है। पीछे छोड़कर रिश्ते नाते पंच तत्व में जाना है, वही पंच तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा। पीछे छोड़कर रिश्ते नाते पंच तत्व में जाना है, राम नाम का बीन बजाकर बस स्वाहा हो जाना है। फिर भी उलझन क्लिष्ट जीवन और तेरा कटु व्यवहार, चित्त भेदती हृदय चीरती, तीक्ष्ण रुक्ष्ण और नर संहार। तो समाधान क्या है? सरल सादगी जीवन आपन नित्य दिन ना हो मारम मार, प्रेम भाव दया कर्म सहिष्णुता और परोपकार, प्रकृति स्नेह मधुरवाणी संतुलित और सरल विचार, मझधार न आएगा आड़े, हो जाएगी नैया पार, हो जाएगी नैया पार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा अंशुमन भाई। आज तो आपके, मैं जब बचपन से मैं आपके साथ में रहा
तो एक मेडिकल कॉलेज से मैं था, तो स्टूडेंट लाइफ में रहा, फिर मैं हम लोग स्टूडेंट से फिर डॉक्टर हुआ। तो मैं तो ये जानता था कि आप डॉक्टर हैं, ऑन्को सर्जन हैं, ऑन्को सर्जरी आप करते हैं। लेकिन आज आपके विभिन्न रूपों का दर्शन हुआ। आप एक सुंदर कवि भी हैं। आपके धर्म के की जो वाणियां हैं धार्मिक पुस्तकों में भी गीता, रामायण और बहुत सारी किताबों का आप में बिल्कुल संग्रह भी है। आपने बताया किस तरीके से हमें इम्यूनिटी को बैलेंस करके चलना है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। यदि हम इम्यूनिटी को हाइपर एग्जेजरेट करते हैं वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। ज्ञान पुस्तकों में नहीं होनी चाहिए, ज्ञान हमें उसको आत्मसात करना चाहिए। हम जब बिल्कुल धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं या वैज्ञानिक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं या मेडिकल साइंस की पुस्तकों का अध्ययन जब करते हैं, उसको अपने आप में उसको आत्मसात करें। नहीं तो वो तो किताब में लिखी है, पन्नों पे लिखी हुई बातें रह जाएंगी, वो मेरे काम की नहीं रह जाएंगी। आपने क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा के विभिन्न कंपोनेंट को बहुत ही विस्तार से आपने बताया, और साथ ही साथ जो धर्म ग्रंथों की विभिन्न वाणियों से उसको कोरिलेट करके हम लोगों को आपने समझाया किस तरीके का हमारा भोजन होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा भोजन है, किस तरीके का भोजन होना चाहिए। हम सभी सात्विक भोजन पर जोर देते हैं, हम लोग लहसुन प्याज भी वर्जित रखते हैं, शाकाहारी भोजन पे हम लोग जोर देते हैं। यह निश्चित तौर से आप भी इस चीज को मानते होंगे कि यह हमारी लॉन्गेविटी को बढ़ाता है, हमको डिजीज फ्री रखने में हमें सहायक होता है। कितना हमें वाटर लेना चाहिए, एक बहुत आसान बात भाषा में आपने समझाया कि कितना हमें पानी लेना है। यदि 60 kg है तो उसका हमको कम से कम 3 किलो लेना है, 80 किलो के हैं तो 4 किलो लेना है, 4 लीटर पानी लेना, सॉरी। तो इस तरीके से आपने हर मुद्दों पे आपने बताया किस तरीके से आज हम हरी बरी करी की दुनिया में जी रहे हैं, तनाव की दुनिया में जी रहे हैं, और खुद भी अपने आप को एक सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप कर रहे हैं। सुसाइड मतलब कि कोई दवा खा करके मरना नहीं, या अपने आप में घुट घुट करके भी जो हम लोग जी रहे हैं, तनाव, बेवजह का तनाव, दूसरों से ईर्ष्या, दूसरों के धन को देख करके अपने आप को तनाव, दूसरों के वस्त्र को देखकर तनाव, दूसरे यदि कोई ज्वेलरी पहने हैं उसको देख करके तनाव, जबकि सभी को यह मिट्टी में ही मिलना है। पंच रचित अधम शरीरा, और इसी पंच तत्वों में ही हमको विलीन होना है। फिर काहे का हम लोग ये तनाव में जी रहे हैं? क्योंकि यदि हम मुस्कुराहट हम छोड़ चुके हैं, हमारे अंदर से मुस्कुराहट छूट चुकी है, निकल चुकी है। जब हम लोग 2017 में, आपको याद है जब हम लोग मीट किए थे, हम लोग मिले थे, तो एक हमारे मित्र ने कहा था कि हम लोगों को मुस्कुराए हुए कितना दिन हो गया, शायद पहली बार हम लोग मुस्कुरा रहे थे। तो हम लोगों ने एक रिजोल्यूशन वहां पास किया था कि 5 साल बाद हम फिर हम लोग मिलेंगे। तो 2022 आ रहा है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कोरोना काल भी उस समय तक खत्म हो जाएगा, तो हम लोग दिल्ली और एनसीआर एरिया में एक हम लोग मीट आयोजित करें। जब कोरोना काल के खत्म होने के बाद तब हम लोग साथ में बैठे और खूब मुस्कुराएं, ताकि हम सभी जो भी बैचमेट्स हैं सब लोग बिल्कुल खुश हो सके। और आप बनारस आए और हम लोग बनारस में चल के एंजॉय करेंगे। अयोध्या है, इलाहाबाद है, हम लोग खूब घूमेंगे। आप सर्जरी तो बहुत करते हैं, आप धर्मशिला कैंसर इंस्टीट्यूट जैसे बहुत बड़े कैंसर के ये से हॉस्पिटल को आप लीड करते हैं। वो तो खैर आपकी अपनी एक प्रोफेशनल लीडरशिप हुई, लेकिन आज जो आपने हम लोगों का एक दिशा निर्देशन किया, आप लोगों ने आपने जो बताया किस तरीके से लाइफ स्टाइल हमारी होनी चाहिए, आपने गॉड का कॉन्सेप्ट दिया, जी से जनरेटर, ओ से ऑर्गेनाइजर एंड डी से डिस्ट्रॉयर। जब हम सुबह उठते हैं अपने आप को ये रिकैपिचुलेट करें कि आज मुझे क्या क्या करना है, फिर उसको करें, और घर लौटने के पहले उन सारी चीजों को वहीं हम छोड़ करके आ जाएं। नहीं तो आकर के बीवी से झगड़ा, बच्चों से झगड़ा, वहां का क्रोध बच्चों पे उतरेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यदि फॉलो करें, हम लोग के सही बात है, हम लोगों की लाइफ काफी थोड़ी सी भागदौड़ वाली होती है। आपसे ज्यादा भागदौड़ कहाँ हो सकता है? आप यहाँ देश में है, फिर विदेश में है, मीडिया में है, कहाँ नहीं है, क्या नहीं है, फिर ऑपरेशन। आपकी मैं लाइफ स्टाइल देखता हूँ, आप 4 बजे उठ जाते हैं, आप 5 साढ़े 5 बजे ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, फिर मीडिया को भी अटेंड करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी आप सपोर्ट करते हैं, आप सामाजिक क्षेत्र में भी लोगों की मदद करते हैं, हर क्षेत्र में आप बिल्कुल छाए हुए हैं। मैं आपसे आपको अपने जितने भी इस सत्संग में उपस्थित सभी लोगों से मिलवा करके मैं काफी अपने आप को प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ, काफी तसल्ली मिल रही है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सुमन भाई जल्द
2022 आने वाला है, हम लोग एक वहाँ मीट का आयोजन करें और वो एनसीआर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी जी। तो अब हम इस सत्संग के जो आयोजन करता है श्रद्धेय तारकेश्वर दा हमारे बीच में उपलब्ध हैं। मैं उनको देख पा रहा हूँ, तो मैं उनसे और निवेदन अगर करता कोई हूँ। कोई कोई सवाल किन्हीं के मन में हो, कोई विचार हो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। जी 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 जी। तो पहले हम तारकेश्वर दा को निमंत्रण देते हैं कि वो आए और आज की जो परिचर्चाएं हुई उस पे 2 शब्द रखें। उसके बाद यदि कोई क्वेश्चन आंसर होंगे कोई, तो फिर वो भी हम लोग करते हैं। अभी आपको ऑपरेशन तो नहीं करना है ना? अभी कोई शेड्यूल्ड अभी नहीं, ऑपरेशन तो आज नहीं? आज बिल्कुल बिल्कुल, आज मैंने आपके लिए समय रखा था। अरे वाह, क्या बात है! आज आके दोस्त के लिए आज पूरा दिन आपने न्यौछावर कर दिया। ये कितनी बड़ी बात होती है। आपको मैं कैसे तस्वीर में गले लगाऊं, ये मैं समझ नहीं पा रहा अरे हूँ। आइए अरे, बनारस आइए, स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी। तारकेश्वर दा, 2 शब्द रखो। लोगों को मेरा हार्दिक जय गुरु। सबसे पहले तो हम डॉक्टर अंशुमन दा का इस मिथिला की पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। काफी धन्यवाद। सुंदर सुंदर बातें उनके द्वारा कही गई। सबसे पहला जो उन्होंने दिया, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, भोजन को उन्होंने प्राथमिकता दी है। ये पुरानी कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। लेकिन हम लोग मन का सदुपयोग न करके दुरुपयोग कर रहे हैं। और जंक फूड के बारे में जो उन्होंने आज बताया है, हम समझते हैं, इसीलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं बच्चों से, उनके अभिभावक से, कि सबको लेकर सत्संग का कम से कम रविवार का जो सेशन है उसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये हेल्थ से हमारे जुड़ा हुआ है। और जितनी भी बात डॉक्टर साहब ने कही है, वो सब कहीं ना कहीं हमारा रिलेट हो रहा परम पिता से। सबसे पहले जो इन्होंने मेडी मोटर नर्वस सिस्टम की जो बात की है, हम लोग के यहाँ जो नाम ध्यान की बात है, वो कहा गया है कि उस पर हम लोग जो करते हैं नाम ध्यान, तो वहां से जो है मेलाटोनिन निकलता है, और ये 40 वर्ष तक ही निकलता है। लेकिन नाम ध्यान करने वाले व्यक्ति का वो रेगुलर निकलता रहेगा, 40 साल के बाद भी निकलता रहेगा। तो डॉक्टर साहब ने काफी जो है चर्चा किया है। उन्होंने अपने बात शरीर को जो है स्वस्थ रखने के लिए काफी कुछ विधान बताए हैं। हमारे परम पिता ने भी कहा है, शरीर को श्री विग्रह समझ करके उसकी सेवा करो। उसी तरह अभी जो लालसा की बात कही गई, कहीं ना कहीं हम लोग फेडअप होते हैं, इच्छा और चाहत, मान सम्मान की बात आती है, तो हमारे परम पिता ने साफ शब्दों में सत्यानुसरण के प्रथम पलने पर ही उन्होंने लिखा है, अर्थ मान जस इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो, ठगे जाओगे। अगर तुम्हारा ठाकुरत्व जागृत न हुआ तो तुम्हारा कोई केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं, धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे। उसी प्रकार टॉक्सिन की बात उन्होंने की। हमारे परमपिता ने विधान दिया है कि सुत उठ करके जो विधान है उसके करने के बाद, देखिए थानकुनी का पत्ता मेरे हाथ में अभी मैडम दे रही है, दिख रहा होगा। ये थानकुनी का सेवन करना ये टॉक्सिन को निकालता है। ये सुबह सुबह अगर हम लोग नित्य लेते हैं तो विधान है। हमारे परम पिता ने इतनी बातें, और हमारे परम पिता ने जो विधान दिए हैं सिर्फ और सिर्फ बचने बढ़ने का है। ज्यादा समय न लेते हुए, मुझे तो लग रहा है कि डॉक्टर साहब का समय को ध्यान में रखते हुए वक्तव्य को उन्होंने शॉर्ट किया है। मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश दास से आग्रह करता हूं कि उनसे संपर्क बना करके अगर एक आध सेशन वो और लेना चाहें तो हम लोग उनके लिए एक दिन और कर सकते हैं। और एक हम लोग सेशन जो मंगलवार का चलाते हैं वो कंप्लीट जो है डिवोशनल डिस्कशन का होता है।
अगर कोई ऐसा चैप्टर रहे तो हम उसमें भी इनको आमंत्रित कर सकते हैं। तो काफी हम धन्य हुए। आज मैंने एक योग्य चिकित्सक की जो आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं, ये हमें काफी हमारे लिए हर्ष का विषय है कि अब हम लोग समझें साइंटिस्ट और डॉक्टर्स लोगों का जो हम लोग देखते हैं तो सब देखते हैं कि हमारे परमपिता ने उससे युक्त करके रखा है। अंत में मैं इस मिथिला की पावन धरती से मैं डॉक्टर अंशुमान दा का काफी आभार जताते हैं और उनके पूरे परिवार की, उनके पूरे पारिपार्श्विक की मंगल कामना परमपिता के श्री चरण कमलों में जनाते हैं और अपने वाणी को विराम देते हैं। डॉक्टर साहब का एक था कि कोई लोग अगर प्रश्न कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तत्पश्चात हम सत्संग की कार्रवाई को औपचारिकता सिर्फ बची हुई है जिसे मैं पूर्ण बाद में करूंगा और जय गुरु करके अभिवादन के लिए भी बाद में बुलाऊंगा। पहले प्रश्न और उत्तर हो जाएं तो अगर किन्हीं का कोई प्रश्न बनता है तो वो प्रश्न कर सकते हैं बारी बारी से। माइक ऑन करने के साथ मैं समझ जाऊंगा कि कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा और थोड़ा सा हम लोग इसको बारी बारी से करें, एक आदमी के बाद दूसरे आदमी आएंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं विद्यानंदा जो हमारे परमपिता के पवित्र पंजाकर्मी जाजक हैं, मैं जो मधुबनी से हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि अपना प्रश्न रख सकते हैं। जय गुरु। विद्यानंदा। डॉक्टर साहब को जय गुरु, सभी को उपस्थित लोगों को जय गुरु। आपने अभी चर्चा किया जापान के उस गांव के बारे में जहां 100 से 135 वर्ष तक लोग अधिकतर जीवित रहते हैं। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन शॉर्ट में भी, थोड़ा सा उनके लाइफ स्टाइल की चर्चा, क्योंकि आप उससे भिज्ञ हैं, करते तो ज्यादा हमको अच्छा लगता। जी जी, इसमें जितने प्रेजेंटेशन जितनी बातें कही हैं मैंने सबको जस्ट एक कह सकते हैं टच करते हुए मैं निकल गया, क्योंकि चर्चा के लिए मटेरियल बहुत है। उसमें ब्लू जोन ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है, जहां 100 साल से ऊपर के व्यक्ति सबसे ज्यादा जीवित हैं और स्वस्थ हैं, जीवित दवाइयों पे नहीं है। तो उनको कहा गया सेनेटेरियन, 100 साल से ऊपर के जीवित लोग और जो स्वस्थ हैं। उसमें ओकिनावा एक गांव है जापान में, वहां के लोग जो जिस तरह के उनके जीवन शैली है उसको कहते हैं इकिगाई। इकिगाई में उनका जो जीवन शैली संबंधित मैंने सबसे पहले बात कही थी खाने की। खाने में उन्होंने वेजिटेरियन फूड, फ्रेश फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट जैसे नींबू, संतरा, इसका उपयोग ज्यादा करते हैं और हरी साग सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। एक्टिव रहते हैं, मतलब मैक्सिमम काम अपने जाके पैदल चल के करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि गाड़ी का बहुत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस काम को करते हैं डेडिकेशन से उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे उसमें एक उदाहरण एक लेडी का दिया है, वो लेडी बैठ के हेयर ब्रश बना रही है, जैसे जो फीमेल जिससे अपना कॉस्मेटिक इस्तेमाल करती है, चेहरे पे लगाती है, तो उसके पतले पतले बाल, जिस रिसर्चर जब खड़ा है 1 घंटे से खड़ा है, उसने देखा कि उस लेडी जो बना रही थी उसने गर्दन ऊपर नहीं उठाई, इतने तन्मयता से उस काम को कर रही है। हमारे यहाँ क्या हिंदुस्तान में होता है कि अगर काम किसी को दे दें तो ऐसे समझता है कि काम एक बोझ है। तो उस काम को एंजॉय करना चालू करें, हर पल को एंजॉय करें, वर्तमान में जिए, माइंडफुलनेस की स्थिति में जिए। ये सब कुछ उनके संक्षेप में क्रक्स है जो उनके जीवन शैली का हिस्सा उन्होंने बना लिया है। मतलब बेवजह का तनाव बहुत बड़ा किलर है। आप जानते हैं कि सिगरेट से, शराब से आपकी तबीयत खराब होती, मरते, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि तनाव से आपके शरीर के हर अंग पे बुरा प्रभाव पड़ता है और मौत आती है। तो उन्होंने इसी को चेंज कर दिया है कि हर स्थिति में माइंडफुलनेस की स्थिति में रहते हैं, वर्तमान में जीते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और शारीरिक श्रम अपने आप करते हैं। इसी में उनके जीवन की जो प्रक्रिया है लंबी है, आयु लंबी है
और 137 साल तक के बुजुर्ग अभी वहां बिल्कुल स्वस्थ और जीवित हैं, चल रहे हैं। जय गुरु डॉक्टर साहब। मुझे जहाँ तक पता है वो लोग मोस्टली बॉइल्ड फूड और लेस ऑयली फूड भी खाते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा हम समझते हैं आपका समुचित उत्तर मिल चुका है। अगला नाम जो जी है, जी अगला नाम है हमारे परमपिता के पवित्र पंजाब कर्मी हैं जाजक रोशन कुमार, जो सिंधिया से हैं। वो अपना प्रश्न कर सकते हैं। जय गुरु दादा। डॉक्टर साहब को जय गुरु दादा। जय गुरु। मेरा प्रश्न कुछ नहीं है, लेकिन आपके इस सुंदर विचार के कारण मैं आभार व्यक्त करना चाहा कि आज भी हमारे देशों में ऐसे महान विभूतियां हैं जिससे मेरे देश का नाम भारत देश और महान देश में रखा जाता है। आप लोग जैसे महान विभूतियों के कारण हमारा देश महान कहलाता है, अक्षरशः सत्य है। और मैं खास करके डॉक्टर प्रेम प्रकाश दा को कहना चाहता हूं कि ऐसे विभूतियों को हर एक रविवार को स्वास्थ्य चर्चा या आध्यात्मिक चर्चा या सामाजिक चर्चा, जो भी चर्चाएं हो, उसमें ऐसे विभूतियों को अवश्य लाएं, ताकि हमारा अगला जनरेशन, हम लोग भी उनसे बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ सीख पाए और अपने जीवन को आगे बढ़ावे और सामाजिक दृष्टिकोण में, हर एक दृष्टिकोण में एक सफल अनुभूति समझ पावे। मैं इससे ज्यादा इनके लिए क्या कर सकता हूं। ये लोग महान आत्मा हैं, महान व्यक्ति हैं। इनके लिए जितना भी कहा जाए वो शब्द मेरे पास नहीं है, जितना भी कहा जाए कम है। मैं ऐसे व्यक्ति, ऐसे महान व्यक्ति को दिल से नमन, अभिनंदन, वंदन करता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि समय समय पर आके हम लोग को ऐसे ही मार्गदर्शन करें, ताकि हम लोग के जीवन का हर एक क्षेत्र में विकास हो पावे। जय गुरु। जय गुरु। काफी सुंदर अभिव्यक्ति। इससे लगता है कि आपने पूरे प्रकरण को पूरे धैर्य पूर्वक सुना है, समझा है और इसकी ही आवश्यकता है। अब अगला नाम जो है, दो नाम है भी हमारे सामने हैं। उसमें पहले हम श्रद्धे मुकेश दा, जो हमारे परमपिता के पवित्र पंजाब कर्मी सह प्रतिनिधित्व हैं और अभी वर्तमान में यूएस में हैं और रिसर्च काम में लगे हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपका प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। जय गुरु। जय गुरु दादा। अंशुमान सर, आपको प्रणाम। जय गुरु। बहुत अच्छा रहा आपका टॉक। और आई हैड 2 क्वेश्चंस। मैं हिंदी में बोलता हूँ। सो बेसिकली हमें आपने बताया ऑक्सीटोसिन की बात। मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ और आध्यात्मिक भी हूँ, तो मैं जो साइंस की रिलेटेड चीजें है मैं और बाकी लोग हैं उनके बीच में रखने का कोशिश करता हूँ आपके माध्यम से। तो क्या ऑक्सीटोसिन ये तो हाइपोथैलेमस से होता है, और क्या पीनियल और ये क्या दोनों साथ में काम करते हैं, या ये दोनों, जैसे हमारे ठाकुर जी ने बताया है कि जितना आप मेडिटेशन करोगे आपका पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन का सिक्रीशन ज्यादा होगा, जो तारकेश्वर दा ने बताया। तो क्या ऑक्सीटोसिन भी सेम रोल अदा करता है, या जैसे मान लीजिए जो हाइपोथैलेमस 2 करता है ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, या सिर्फ ऑक्सीटोसिन ही करता है या पीनियल करता है, या दोनों का क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली है? थोड़ा यदि उस विषय में बताएंगे तो ये मेरा पहला है। और दूसरा है, जैसे आपने बताया कि हल्दी के बारे में, तो कितना हमें हल्दी लेना चाहिए जो कैंसरस पेशेंट है, जो हमें कर्क्यूमिन
बेसिकली करक्यूमिन जो है एंटी कैंसरस है, राइट? वो करक्यूमिन का कितना मात्रा लेना चाहिए जो हमारे आज के डेली हम लोग जो आम लेमैन लैंग्वेज में जो हमें आम जनता को कितना हल्दी प्रतिदिन लेना चाहिए जो हम जितना भी हो उससे हम रक्षा पा सकें, क्योंकि हमारा जो फूड है बहुत सारे फूड के कारण भी कैंसर पैदा हो सकता है। बहुत सारे हम ऐसा कुछ केमिकल ले लिए जो हमें पता नहीं है, जैसे पेस्टिसाइड्स की बात आपने बताया, उसके कारण हमें पता नहीं है कौन सा कैंसर हो सकता है, बहुत सारे कैंसर हो सकते हैं। तो कितना ये लेना चाहिए? तो दादा मुझे आपसे यही 2 सवाल हैं और मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहता हूँ। जी, देखिए ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का 2 हिस्सा होता है, इंटीरियर बॉडी एंड पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट से ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन सेक्रेट होता है। मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड कहा गया है पिनियल बॉडी को, जो उससे भी ऊपर होगा, और वो कंट्रोल करता है ओवरऑल पूरे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को, जिसमें सबसे ऊपर पिट्यूटरी होगा, उसके नीचे आने के बाद थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड और पैंक्रियास का एंडोक्राइन सिस्टम, और बॉडी के अदर सिस्टम जैसे टेस्टिस, ओवरी से जो एंडोक्राइन हार्मोन्स निकलते हैं। जब आप मेडिटेशन के प्रोसेस को, एक्चुअल मेडिटेशन साधना के प्रोसेस को समझ लें, तो इसका न्यूरोलॉजी के जर्नल में पब्लिश भी हो चुका है। एमआरआई स्पेक्ट्रोस्कोपी करके डॉक्यूमेंट किया गया है कि कोलिन का लेवल ब्रेन में कैसे बढ़ा, पीनियल ग्लैंड कैसे एक्टिवेट हो रहा है, और उसके बाद ईईजी करके इलेक्ट्रोइनकेफेलोग्राम जैसे ईसीजी हार्ट के लिए होता है, ब्रेन के लिए ईईजी करते हैं, उससे देख लिया गया कि इनमें कौन कौन से वेव्स में कौन कौन से चेंजेज हुए, और इस व्यक्ति में बाकी व्यक्ति जो मेडिटेशन में नहीं है उनमें क्या अंतर है। तो इनमें हैप्पीनेस, जॉय, फोरसाइटेडनेस, इसको देखा गया, ज्यादा अच्छा किया। और ये रिसर्च वेस्टर्न का है, क्रिश्चियन है, उनका रिसर्च है, इंडियन अष्टांग योग के मेडिटेशन प्रोसेस को उठा के। तो जो आपने बात कही, ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी सेक्रेट हुआ, पिनियल ग्लैंड मेडिटेशन से एक्टिवेट हुआ, और ये आपके बाकी पूरे सिस्टम को बैलेंस करता है। हार्मोन के ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन दोनों से आपको बीमारी होगी, तो ये इसको बैलेंस कर लिया। दूसरा आपका था हल्दी के रिलेटेड। हल्दी का एक्सट्रैक्ट, उसको कहते हैं कुरकुमिन, जो P53 हाइपरमिथाइलेशन, एक जीन के सेल के अंदर P53 एक कहा जाता है मोलिकुलर पुलिसमैन हमारे शरीर के अंदर है, कि मोलिकुलर लेवल पे पुलिस का काम करता है। कोई भी एबनॉर्मलिटी आए, अगर कैंसर सेल बनने लगे, तो पुलिस का काम करता है, उसको पकड़ लेता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी में हाइपरमिथाइलेशन एक प्रोसेस होता है जिसके कारण ये P53 इस काम को करने से चूक जाता है, और इसको कैंसर सेल चकमा देके ग्रो करने लगता है। कुरकुमिन का रोल हम लोगों ने जब बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च लैब में माइस पे P53 हाइपरमिथाइलेशन करके और कुरकुमिन से उसको रीएक्टिवेट किया, तो इसका रिवर्सल हो गया। मतलब आपके बॉडी को वापस P53 हाइपरमिथाइलेशन को वापस कर रहा है। तो ये कैंसर प्रोटेक्टिव है। कैंसर क्योर में इसकी मदद मिलेगी, ये अभी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है, कैंसर प्रोटेक्शन में है। तो आमतौर पे जो हम लोग खाते हैं कि हिंदुस्तानी घर में जो खाना है, तो देखिए कहा जाता है जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन तक हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है घर में, ये मान के कि शोक का समय है। ये रिलीजन से जोड़ दिया गया, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस छुपा था कि आप बाय चॉइस हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में बात बैठेगी कि कुछ अशुभ हो गया क्या, हल्दी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो जितनी हल्दी की मात्रा एक भारतीय भोजन में आप लेते हैं, वो सफिशिएंट है आपके प्रोटेक्शन के लिए। एडिशनल क्या करना है, हल्दी यूजुअली अक्टूबर नवंबर के समय कच्ची हल्दी आती है और फरवरी तक मिलती है। उस समय आप उसके स्लाइस बना लें, जैसे हल्दी अदरक की तरह होता है, छिलका उतार लें, हल्दी के स्लाइस बना लें और नींबू निचोड़ के उसको मर्तबान में किसी भी अचार जैसी चीज में आप रख लें। उस 3 महीने तो फ्रेश आप उसका सेवन करें, और अगले 3-4 महीने के लिए आपका स्टोरेज हो गया, आप 3-4 महीने और सेवन कर लें। तो एडिशनल जो आपको मात्रा मिलेगी, ये टॉक्सिक नहीं होगा, एक्युमुलेट नहीं होता बॉडी में कुरकुमिन, एक्स्ट्रा होगा तो यूरिन के साथ निकल जाएगा। तो जितनी कमी होगी वो कमी पूरी हो जाएगी। एडिशनल उस समय आप विंटर के सीजन में ले लें तो और भी प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मैं यहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी हूँ और आई एम वर्किंग ऑन P53 and NF-kappa-B and RNA biology, how they methylated and all those things. So this metal 3 knockout, they are going to inside the nucleus and they methylated the all P53 gene. So मैं उस पे
हाँ, मैं वहीं इस पे काम कर रहा हूँ। और अच्छा आपने बताया कि करक्यूमिन से हम लोग यहाँ आरएनए का लेवल पे देख रहे हैं और करक्यूमिन का पता नहीं है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया सारे कुछ, साइंस और रिलीजियस एवरीथिंग इज कॉमन। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप ऐसे ही आते रहिए हम लोग के बीच में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आपके कहने अंशुमन का भाई, मतलब ये मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, ये हल्दी अवॉइड करना चाहिए। नेचुरल हल्दी का पाउडर तो यूज कर सकते हैं ना, वो सालों भर। बिल्कुल बिल्कुल, आप हल्दी का पाउडर, हल्दी पीस के या कच्ची हल्दी किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, मेरा भी वही कोशिश है, खुद का हल्दी पाउडर बना के स्टोर करके यूज करना, तो वो जी भी जी, चलेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ठीक है दादा, ठीक है, थैंक यू। अब हमारे बीच लगता है राम किंकर सिंह हैं, जो हमारे परमपिता के पवित्र पंजाकर्मी जाजक हैं, दरभंगा सत्संग मंदिर में रहते हैं। मैं उनको देख पा रहा हूँ। अगर आपका भी कुछ प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं किंकर। सबसे पहले सभी लोगों को जय गुरु, और डॉक्टर साहब को स्पेशली थैंक्स और जय गुरु कि वो हम लोगों के बीच में आए। आप इसके लिए प्रेम प्रकाश दा का भी आभार कि ऐसे ऐसे ज्ञानी गुणीजन को हम लोग के बीच में लाते हैं। बहुत अच्छा लगा। वास्तविक में मैं प्रश्न शून्य हूँ। मेरे जीवन में मैं फर्स्ट टाइम हम अपने आचार्य देव के पास गए थे, जब हम गए थे तो मैं उनसे, मेरा यही क्वेश्चन था कि मेरे जीवन में तो कोई समस्या नहीं है, फिर भी मेरा आपसे बात करने का मन है, मैं क्या करूं। वही चीज अभी तक मेरा रहता है, समस्या तो कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब को सुन के बहुत अच्छा लगा। एक एक चीज का एनालिसिस, उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन इतना अच्छा था जो एक व्यक्ति के दिमाग में बात गया, और बहुत अच्छी तरह से किए सभी चीज को। इसके लिए डॉक्टर अंशुमान दा को मेरे ओर से बहुत सारा धन्यवाद और बहुत ज्यादा आभार कि इसी तरह से जब भी मौका मिले हम लोग के बीच में आके हम लोग का थोड़ा सा ज्ञान वर्धन करे, तो हम लोग का जीवन चलन में बहुत ज्यादा सहायता मिलेगा। यही बात जी बस बिल्कुल। कहना। एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन है कि अगर डॉक्टर साहब का कोई बुक, रिटेन बुक हो तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर अंशुमन दा का कोई अगर बुक है, रिटेन बुक, चैट बॉक्स में क्वेश्चन है। देखिए, किताब में जो ज्ञान की बातें लिख दी जाती है वो बासी हो जाती है। बुक के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए। इसीलिए मैंने कहा था, पुस्तके सुचय विद्या पर हस्तेषु यथा धनम उत्पन्नेषु कार्येषु न स विद्या नाता धनम। जो आत्मसात आप कर लेंगे, डॉक्टर प्रेम प्रकाश ने ही कहा कि आत्मसात कर लें, वही आपके लिए काम आएगा। जी दादा, थैंक यू सो मच। चलिए, अब अगला नाम है, एक गुलाब चंद्र मेहता हैं, उनका भी माइक हमने देखा था। क्या गुलाब चंद्र जी, आपका भी कोई प्रश्न है? जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। संचालक महोदय से मेरा निवेदन है कि इस ऑनलाइन में जो ऐसे भक्त सम्राट हमारे डॉक्टर साहब को जोड़े हैं, इसके लिए मैं बहुत आभार हूँ। और सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने ये भी सुना था अभी ठाकुर जी का वाणी, अर्थमान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत नहीं जगा तब तुम्हारा कोई केंद्र नहीं, ठाकुर भी नहीं, धोखा भी देने पर धोखे में पड़ोगे। तो यह वाणी मैं बहुत पहले सुनता था, बचपन में ही। तो मुझे लगता था कि चलो थोड़ा सा अगर धोखाधड़ी हो गया तो मैं धोखा में पड़ूंगा, तो फिर ठाकुर जी का दीक्षा क्यों लूंगा, ये मेरे क्वेश्चन होता था। तो मैं आज वही बात मैं बोलना चाहूंगा। फिर मैं सुना कि ठाकुरत अगर तुम्हारा जग गया तो तुम क्या चाहते हो, तुम धन वैभव पुत्र जो भी चाहते हो, ठाकुर जी बोले मैं तुम्हारे हर सामग्री को अपने सर पर लेकर तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। अगर ठाकुरत जग गया तब, और तुम क्या चाहते हो, कुबेर का राजा बनना चाहते हो, वो तो छोटी सी बात है, मैं सब दूंगा, मैं सब दूंगा। अगर कोई बात बोलते हैं तो उस बात को फिर दोबारा वर्ड को क्लियरेंस करना ही हम लोग का
परम सौभाग्य होगा। जय गुरु। जय गुरु। कृपया सबों से अनुरोध है, ये प्रश्न का सेशन है, अगर कोई जय प्रश्न गुरु है दादाजी। तो ही करेंगे। जय गुरु और दादाजी। मैं देख रहा हूँ, मैं नाम सबका नोट किया हूँ, बारी से जब बुलाता हूँ बारी बारी से तभी आएंगे। एक सविता देवी हैं बिहार शरीफ से, क्या उनका भी कोई प्रश्न है? प्रश्न संक्षेप में करेंगे, टू दी पॉइंट करेंगे, क्योंकि समय का अभाव होता है सुबह में। सविता देवी बिहार शरीफ। मैं आगे बढ़ता हूँ। धीरज कुमार। जय गुरु दादाजी। हेलो हेलो। जय गुरु हाँ दादाजी। धीरज जी बेगूसराय से प्रश्न हाँ करें। जी जी। बोले क्या, वही बच्चा मेरा जो है 1 साल का है, वही उसको हल्का भी चोट लगता है या रोता है तो 20 सेकेंड 1 मिनट के लिए आ कहने रहता है, सांस नहीं लेता है। तो उसके लिए बोले थे दिखाने के लिए, ऐसे दिखाए थे बेगूसराय में। बोला गया क्या ये धीरे धीरे ठीक होगा, समझे। ऐसा कोई तो नहीं है कि उतना समय लगेगा। अभी 1 साल होने वाला है, 1 साल होकर 2 महीना हुआ है। तो बेगूसराय में दिखाए रुपेश कुमार, तो बोले कि ये धीरे धीरे ठीक होगा, यानी रोएगा नहीं, रोएगा थोड़ा देर के बाद सांस यानी आके नहीं रह जाता है। हेलो। हमको लगता है प्रश्न पूरा क्लियर नहीं है, अब तो डॉक्टर साहब ही बता बोले सकते हैं। बोले जैसे क्या कहते हैं, वो अभी जैसे उसको चोट लगा हल्का, अभी आवाज जा रहा है धीरज दादा? दा सुनिए। धीरज जी, आपके बच्चे जी की जो तकलीफ है कई छोटे बच्चों में देखा जाता है, और डॉक्टर रुपेश जी जी कुमार बहुत अच्छे पीडियाट्रिशियन हैं, बच्चों के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हमारे कॉलेज के, जी पटना जी मेडिकल कॉलेज के ही हैं। उन्होंने जो जी सलाह जी दिया है बिल्कुल सही दिया है। समय के साथ जैसे बच्चा बड़ा होगा ये ठीक हो जाएगा। इसको एपनिक स्पेल कहते हैं, कुछ देर जी के लिए सांस जैसे रुक जाती है ऐसा महसूस होगा, जी। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा ठीक क्या हो कि जाएगा, ये चिंता ना करें। जी जी, क्या कि बेगूसराय मेरे घर से जितना भी होता है, रुपेश कुमार मेरे घर के बगल के कंपाउंडर है, वो रहते हैं। तो वो भी बोले जैसे बच्चा जब अथी करे तो उसको ध्यान अथी हटाने के लिए उसको या तो चुट्टी काटे अंगूठा में या पेट में या कहीं भी, उसको उसी कारण से चोट बर्दाश्त या जो भी हो। तो हमको बताया गया घर में कि नहीं, इसको अच्छा से कहीं जो रुपया लगे बेगूसराय छोड़ पटना या कुछ भी दिखवाइए, उसको हर वक्त ध्यान देना पड़ता है। अगर कोई भी कारण से कानेगा तो कानेगा नहीं। नहीं, ठीक हो जाएगा, ये अपने आप ठीक होता है, इसका कोई जी एक्स्ट्रा इलाज नहीं है। जी। और बोले क्या मम्मी के मोतियाबिंद हो गया है, तो वो वाला दिखाए थे कल खुनमा अखंड ज्योति दलसिंह सराय, और ये दिखाए हुए हैं अजीत जी बरौनी में। तो वहाँ पर भी पटना से डॉक्टर आते हैं, तो बोले कि लेंस लगाना पड़ेगा। तो उसमें है कि कौन लेंस लगाइएगा नहीं लगाइएगा, उस आधार से आपको रुपया लगेगा। तो उसमें क्या करें मम्मी का? नहीं, इसमें तो आप किसी आई स्पेशलिस्ट का मानिए जो देखते हैं, क्योंकि इस पे डिजिटल तरीके से बिना किसी जानकारी के जवाब देना उचित नहीं होगा। जी नहीं, वो तो हम पता कि ये मेरा दोस्त भी रहता है वहाँ पर, वहाँ पर बोले है बहुत पेशेंट आता है, हजार क्या कहते हैं। तो उसमें भी बोले कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पटना से डॉक्टर आता है सप्ताह में 2 दिन, तो वही आँख का लेंस अथी वो जो मशीन आता है उसी से लेंस लगाते हैं, समझे। तो फर्क बस यही रहा कि अब लेंस सब रेंज में है, 12,000 15,000 18,000 बोलेगा, जो लेंस लगाइएगा उसका रुपया लगेगा। धीरज जी, जो आपके आई स्पेशलिस्ट से दिखवा करके जैसा वो कहते हैं आप वैसा कर लीजिए। हाँ, जी जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। बच्चा वाला हम दादाजी कहलो
बच्चा वाला हम बोले और कुछ नहीं करना है, वो जो रुपेश कुमार बोले हैं बच्चा कि बोले अपना नहीं, धीरे धीरे हो डॉक्टर जाएगा ने भी ठीक। बताया कि वेट एंड वॉच करिए और वो बाय टाइम जो है वो ठीक हो जाएगा। उसके लिए बहुत ज्यादा आप चिंतित मत जी होइए। उसके लिए कोई जी स्पेसिफिक जी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, वेट एंड वॉच करना है। और जो जी पीडियाट्रिशियन रुपेश जी हैं वहाँ जी पे हम ही लोग के मेडिकल कॉलेज के हैं, आप उनके संपर्क में रहें। जी कोई जी नेक्स्ट जी क्वेश्चन है? थैंक यू दादाजी। और किन्हीं का कोई नहीं प्रश्न नहीं बनता है? ओके। नहीं, तो अब ऐसा माना जाए कि अब प्रश्न शेष हो गया। एक बार पुनः मैं अंशुमान दा का आभार जताते हुए पुनः उनके और उनके पूरे परिवार एवं पूरे पारिपार्श्विक की मंगल कामना परम पिता के श्री चरण कमलों में जनाता हूँ। जय गुरु। और सत्संग की आज की जो कार्रवाई है ध्वनि के साथ तो समाप्त हो गई। औपचारिकता पूरी करते हुए मैं सत्संग की समाप्ति की घोषणा करता हूँ और सभी लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि जय गुरु करके एक दूसरे का अभिवादन कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। सबों को मेरा हार्दिक जय गुरु। सभी दादा जय गुरु दादा। आत्मीय गुरु। डॉक्टर प्रकाश जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। सभी लोगों को जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। सभी दादा माँ को मेरा जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु डॉक्टर साहब को जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा। जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु सभी दादा। जय गुरु दादा। सभी दादा माँ को जय को जय जय गुरु सभी दादा माँ को। जय गुरु दादा। बोलो यही लड़का है। जय गुरु दादा। कहता जय गुरु। राजकेश दादा जय गुरु। डॉक्टर सभी साहब जय दादा गुरु। माँ को जय गुरु। प्रेम प्रकाश दा जय गुरु। ये जय गुरु। सबसे पहले आपका बहुत अच्छा, बहुत ही मार्मिक, बहुत ही साइंटिफिक, बहुत एकदम कह लीजिए जिसको जो एक लेवल का चीज आज हुआ। नहीं, अभी हम जो बोले हैं प्रेम प्रकाश दा को कि इनसे अलग से फिर एक बार बात कीजिए। और हमको लगता है समय के अभाव में इन्होंने अपनी बात को पूरी नहीं कर पाए हैं। इनके दिल में काफी बातें हैं, तो अगर कुछ टॉपिक वाइज अगर हो सकता है तो इनको फिर से आमंत्रण किया जा सकता है। जानकारी तो लिमिट रहता है, हम लोग का जानकारी थोड़ा सा लिमिट रहता है। उसके बावजूद भी हम लोग को लगता है कि बहुत चीज छूट गया। इन लोग को तो हर एक चीज के विषय में इतना जानकारी है, तो इन लोग को कितना चीज छूट जाता होगा। लेकिन उनको आप 1, 2, 5 सेशन में नहीं ये कर सकते, कंक्लूड उनका कंक्लूजन कभी आएगा ही नहीं। लेकिन देखना क्या है, मतलब टॉपिक वाइज किसी किसी चीज को लेके बहुत अच्छा से कोरिलेट करके अपने सनातन शास्त्र को लेके, अभी मॉडर्न साइंस को लेके इतना अच्छा कोरिलेट करके बहुत अच्छा से बताए। यदि मेरे जितना दिन हम ये मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं तो 1 नंबर में हम इसको रखेंगे, नो डाउट। सभी लोग का एकदम सही था, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन यदि आप एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, या एक तो प्लेटफॉर्म तो हम लोग का सत्संग का है ना, और सत्संग के प्लेटफॉर्म से रिलेटेड होके और अपने साइंस के बात को इतने सहजता से प्रस्तुत करना लोगों के सामने में, जो कम पढ़े लिखे लोग से लेके ज्यादा पढ़े लिखे लोग तक इस बात को आराम से समझ जाए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बात। तो बहुत अच्छा। मैं फिर प्रयास करूंगा उनसे समय लेने का, क्योंकि बहुत व्यस्त रहते हैं। अब देखिए वो 10 बजे रात में सो जाते हैं, 4 बजे उठते हैं, और हमको लगता है 5:30 बजे से वो ऑपरेशन शुरू कर देते हैं।
उसके बाद उनका मीडिया में भी इतना ज्यादा डिमांड है, जी न्यूज, आज तक, इंडिया टीवी वाले लोग, इतने लोग उनको विभिन्न मुद्दों पे डिस्कशन के लिए उनको हम लोग को बुलाते रहते हैं, उनको बुलाते हैं और देश विदेश से भी उनकी चर्चा उनकी होती है। इवन उन्होंने बताया कि मैं मोहम्मडन कंट्रीज में भी जाकर के लोहा मनवाया। ये हमारे यहाँ की जो सभ्यता है, ईस्टर्न जो स्पिरिचुअलिज्म है, उसका लोहा मनवाया। तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़े हृदय वाले हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि फिर भी जब भी उनका थोड़ा समय मिल जाता है, अभी तो वो बनारस आने वाले थे, लेकिन बनारस हो सकता है अगले महीने में आवे, तो कुछ ठाकुर जी की किताबें भी मैं उनको दूंगा और 2-3 दिन आएंगे तो मेरे यहाँ रहेंगे भी, तो हम लोग साथ में घूमेंगे भी इसी दरमियान में। और निश्चित तौर से वो बिल्कुल समय देंगे, देखते हैं क्या उनकी उपलब्धता रहती है, उसी हिसाब से हम लोग रखेंगे। चलिए, आपका जो अपना रविवार का दिन का जो है स्वास्थ्य पर चर्चा काफी सुंदर रहता है। आपके जो ग्रैंड सक्सेस रहा, एकदम ग्रैंड सक्सेस रहा, बहुत एकदम उम्दा रहा। देखिए विजया तो एकदम ये एकदम खा पी रहे हैं कुछ हम लोग को दिखा के। देखिए आप लोगों को हम पंडित जी से मिलवाते हैं, वो ये आए हैं। क्या नाम है पंडित जी का? हमार नाम दादा प्रताप चंद्र रथ फ्रॉम उड़ीसा। हमार नाम अशोक कुमार पानी, उड़ीसा। चलिए, प्रताप चंद्र रथ, अशोक कुमार पानीदा, ये 2 पुरोहित हैं हमारे, पूजनीय बाबाईदा के आशीर्वाद से यहाँ आए हैं। तारकेश्वर दा, बहुत लोगों की डिमांड है मेरे व्हाट्सएप पे कि यदि अभी जो सेशन हुआ है स्वास्थ्य पर चर्चा, डॉक्टर अंशुमन जो ने किया है, उसकी यदि रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो तो उस रिकॉर्डिंग की मांग हुई है। मैं व्हाट्सएप पेज में चेक कर रहा था, तो यदि ये सेपरेटली यदि ये रिकॉर्डिंग हमको मिल जाए तो कोशिश कीजिएगा। उन लोगों की इच्छा को रिकॉर्डिंग तो मैं सबका करता हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग को मैं टेक्निकली वैसा नहीं हूँ जो कि उसको कर पाऊँ। इसके लिए पापा जी आप सुबोध भैया के पास चले जाइए, पापा जी सुबोध भैया के पास चले जाइए, देखिए क्या बोलते हैं, उनसे निकल पाया तो सुबोध भैया किंकर के पास। तुमको हम बोले लक्की एक बार निकाली थी, ठीक है? लक्की बोली बहुत बड़ा प्रोसेस है, प्रोसेस हमको समझ में नहीं आ रहा है, और मेरे में आपका वो पार्ट नहीं दिखता जो आपको दिख रहा है। देखिए दादा, इसमें क्या है ना, प्रोसेस क्या बड़ा होगा, वो तो रिकॉर्डिंग जहाँ हुआ है सर्वर पे अपलोड